हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम एडुटेरिया जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट है क्लास 6 से 12 उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट जो है 2 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखने वाले हैं, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री देखने वाले हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास 8 के ऑल चैप्टर के यहाँ पे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और क्लास 9 के जो हिस्ट्री है उसके सेक्शन 1 के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही 20 आपको करंट अफेयर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 80 हिस्ट्री के होंगे और 20 जो होंगे आपके वो करंट अफेयर से होंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। ओके, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है ना। ये पश्चिमी सभ्यता से हम इसको ग्रहण किए हैं, है ना। पश्चिम में लोग ऐसे कालखंड में बांटते हैं इतिहास को, और इससे ही हम प्रभावित होकर अपने इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है ना। तो जो आधुनिक समाज होता है हमारा, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें उसकी क्या क्या विशेषता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं। तो स्वतंत्रता, आधुनिक समाज में स्वतंत्रता बिल्कुल है ना। समानता भी है, इक्वलिटी भी है। सामंती व्यवस्था ये नहीं है, सामंती व्यवस्था नहीं है ना, लोकतंत्र है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, केवल 1, 2 और 4। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, है ना, उन्होंने हिंदुस्तान का जो नक्शा था उसको बनाने का काम किसको सौंपा था, तो ये सौंपा था जेम्स रेनेल को। ओके, नेक्स्ट है, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, है ना, उसको हमें देखना है और सत्य कथन का चयन करना है। ओके, पहला कथन है, अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। तो ये बात सही है। ओके, अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। कम वेतन और खराब भोजन, ये दोनों ही था। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन में नहीं, ये नहीं था, है ना। कम वेतन और खराब भोजन के कारण ही 1946 में दिल्ली में पुलिस हड़ताल पर बैठी थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, एक, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। जो बहादुर शाह द्वितीय थे, है ना, उनके बेटों को किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो ये थे कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार किया था, और उनके आंखों के सामने ही इनको गोली भी मार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। जो वाणिज्यिक कंपनियां होती हैं, कमर्शियल कंपनी जो होती हैं, इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको हमें देखना है और सत्य कथन का चुनाव करना है। ओके, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, है ना। बिल्कुल, ये भी बात सही है ना। वो प्रतिस्पर्धा में क्यों पड़ना चाहेंगे और मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहेंगे। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचना चाहते, बिल्कुल, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे दोनों कथने सही है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में जो मुख्य टकराव का कारण था वो था आपका फरमान का दुरुपयोग।
जो बंगाल के नवाब ने जो फरमान दिया था उसकी कंपनी दुरुपयोग कर रही थी, है ना, जिसके कारण ही इन दोनों के बीच में टकराव हुआ था। ओके, नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, पहला कथन है आपका 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, बिल्कुल था, है ना, राजस्व को लेकर ही तो विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, है ना, हुआ, बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे ये दोनों सही कथन है, ये गलत कथन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। ओके, नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण था। जो सिराजुद्दौला का हार हुआ उसमें सर्वप्रमुख कारण क्या था। तो उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखेबाजी की और वो जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। ओके, जिसके कारण ही क्या हुआ, सिराजुद्दौला की हार हुई। ओके, नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे क्या करना है, विचार करना है। ओके, प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, आपका उसके बाद जो परिस्थितियाँ देखने को मिली बंगाल में, उस पे हमें यहाँ पे जो कथन दिए गए उस पे विचार करना है और असत्य कथन, जो गलत कथन है, उसको हमें क्या करना है, चुनना है। ओके, तो कथन क्या है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना, बिल्कुल, है ना। प्लासी युद्ध के बाद है ना कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला, है ना, उसने मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया। ओके, तो ये तो कथन सही है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया लेकिन मीर कासिम ने मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का हमें चुनाव करना है। तो असत्य कथन कौन सा है, केवल 2, एक जो कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट है वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। जो 1764 बंगाल बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये था तुम्हारा मीर जाफर थे ये, है ना, मीर जाफर उस समय थे। ओके, बक्सर के युद्ध के समय संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, और हमें सत्य कथन का चयन करना है। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, है ना, जो बक्सर का युद्ध था ये, है ना, लड़ाई जो है अंग्रेजों और केवल मीर कासिम के बीच हुआ था, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, मीर कासिम भी थे, है ना, और आपके शुजाउद्दौला थे अवध के राजा, है ना, और दिल्ली के आपके शहंशाह भी थे इस लड़ाई में, है ना, एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, है ना। तो जो इसमें कहा कथन में कहा जा रहा है बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके पश्चात जो मुगल सम्राट थे इन्होंने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, पूरी तरीके से नहीं दिया गया था, केवल दीवानी दिया गया था, फौजदारी अधिकार नहीं दिया गया था। ओके, दीवानी दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ना 1 और ना 2। ओके, नेक्स्ट है सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी एलियंस थी, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है और सत्य कथन का चयन हमें करना है। ओके, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतें को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, बिल्कुल। जो भी रियासत सहायक संधि अंग्रेजों के साथ साइन कर लेती थी वो अपना स्वतंत्र सेना नहीं रखता था, है ना, वो अंग्रेजों के द्वारा जो सेना प्रोवाइड की जाती थी उसे ही रखता था। ओके, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, बिल्कुल, है ना, सही बात है ना, उनकी अपनी सेना नहीं होती थी, कंपनी उनको सुरक्षा देती थी। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी और जो सुरक्षा ये प्रोवाइड करती थी कंपनी उसके लिए चार्ज करती थी, है ना, पैसे लेती थी। अगर वो पैसे नहीं दिया गया रियासत के द्वारा तो क्या किया जाता था, रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लिया जाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सभी सही है। ओके, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, है ना, तो ये हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, है ना,
इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को सफलतापूर्वक, है ना, इनके बेटे टीपू सुल्तान ने जारी रखा था। ओके, नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए, है ना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन से कदम उठाए, इसका सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, है ना। 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, है ना। तो ये तो रोका, लेकिन ईस्वी यहाँ पे गलत है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, बिल्कुल किए। फ्रांसीसी की मदद से अपने सेना की आधुनिकीकरण किया, बिल्कुल किया। तो ये जो दो कथन है ये सही है, ये कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। ओके, नेक्स्ट है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, है ना। तो जो टीपू 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, हमको इस पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ओके, पहला है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, है ना। तो बिल्कुल सही बात है ना। श्रीरंगपट्टनम जो उनकी राजधानी थी, उसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान चौथी जो एंग्लो मैसूर वार थी, युद्ध थी, 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है। ओडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी जाती है, हाँ, है ना। इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज जो होते हैं, है ना, जो मैसूर को वडियार राजवंश को सौंप देते हैं। ओके, और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी जाती है, बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही है। अब आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सर्वोच्चता की नीति थी ये लॉर्ड हेस्टिंग की नीति थी, और इनके द्वारा ही ये नीति लाई गई थी, और ये बताया गया था कि अंग्रेज क्या है, सबसे सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। ओके, नेक्स्ट है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है ना। बिल्कुल सही बात है, रानी चेन्नम्मा जो थी ये कर्नाटक से थी। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, अहिंसक नहीं, हिंसक आंदोलन करने वाली पहली महिला शासिका थी, है ना। ये तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये कथन सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। ओके, नेक्स्ट है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया। सिंध पर जो इन्होंने कब्जा किया है वो क्या है आपका 1843 पे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध जो थी, सिंध प्रांत थी, उस पर कब्जा 1843 में किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संबंध में मिलान करना है हमें। यहाँ पर रियासतें दी गई हैं और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं, है ना। तो हमें बताना है कौन सी रियासत किस वर्ष में सहायक संधि को लागू की, है ना। तो सतारा जो था इसने 1848 में सहायक संधि को अपनाया। संबलपुर ने आपके 1850 में इसने अपनाया। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर ने 1852 में और नागपुर ने 1853 में सहायक संधि को अपनाया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। ओके, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ादी करने के तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। अंग्रेज जो थे, है ना, अवध की जनता को कुशासन, ऐसा बोला जाता है कि जो नवाब हैं अवध के वो कुशासन कर रहे हैं और इससे आज़ादी के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, जनता को कुशासन से आज़ाद करने के लिए हम इसे अपने अंडर में ले रहे हैं। ओके, ये कथन बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा कथन है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, बिल्कुल, है ना, थोपी गई थी। जनता अवध के नवाब से परेशान थे, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, बिल्कुल गलत है ना। इसी ये तो एक मेन कारण था 1857 की क्रांति का। ओके,
1857 क्रांति का एक मेन रीजन था ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी केवल 1 और 2, तीसरा कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी इनकी, तो इनकी विशेषताएं थी आपको, है ना, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, बिल्कुल, है ना, दोनों, है ना, क्रिमिनल केस और सिविल केस को देखने के लिए। ओके, आपको दूसरी क्या है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसे यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य बिल्कुल नहीं, है ना, भारत की ही पद्धति पे यहाँ पे कार्य होती थी उस समय, है ना। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते, बिल्कुल ये सही बात है ना। फौजदारी अदालत जो काजी और मुफ्ती थे उनके अंतर्गत होती थी, लेकिन निगरानी जो होता था वो कलेक्टर का होता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 3। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था, है ना। वारेन हेस्टिंग पर जो महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में, वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो चलाया गया था आपको एडमंड बर्क के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन पर का चयन करें। असत्य कथन हमें बताना है। स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। एक बार आप परमानेंटली आप फिक्स कर देते हो किसी भी ज़मीन की, है ना, रेंट, तो आपको मतलब फिक्स वाला अमाउंट ही आएगा आएगा आपको, चाहे उस पे उपज ज़्यादा हो कम हो, है ना। अगर ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है तो जो लैंडलॉर्ड थे या फिर आपको ज़मींदार थे, उनको तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना है, और ज़्यादा बचे हुए अमाउंट उनके पास रहता था, तो कंपनी को कम लाभ और ज़मींदारों को ज़्यादा लाभ होने लगा। ओके, ये कथन सत्य है। स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई ज़मींदारों की ज़मींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, बिल्कुल ये भी सही बात है ना। इतना ज़्यादा था स्थायी बंदोबस्त में, है ना, ज़मींदारों की जो ज़मींदारी भी है वो भी छीन गई बहुत से ज़मींदारों की, ये भी सत्य कथन। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था, बिल्कुल ये भी सही बात है ना। तो यहाँ तीनों कथन जो है ये सही है ना। तो यहाँ पे जो असत्य कथन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ओके, नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ओके, तो महलवाड़ी जो आपकी व्यवस्था थी, है ना, राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी एक, है ना, तो इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, बिल्कुल नहीं, है ना। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी, बिल्कुल ये सत्य कथन है। जो महाल जो होती थी पूरे गांव का समूह होता था उससे ये व्यवस्था की जाती थी, और जो मुखिया होते थे है ना इन महाल के, उनसे ये राजस्व लिया जाता था। ओके, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी, जिनको करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे नहीं था, असेसमेंट होता था और उसके आधार पे ही, है ना, जिसकी ज़मीन अच्छी उपज है ना, अच्छे है, तो उस आधार पे, है ना, ये बढ़ते घटते रहता था, बढ़ते रहते रहता था, घटता तो नहीं था, है ना। तो यहाँ पे ये भी कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे एक ही कथन सत्य है, 2। ओके, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये भी एक क्या थी आपकी, लगान वसूलने की व्यवस्था थी, है ना। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और सत्य कथन का हमें चयन करना है। ओके, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, बिल्कुल ये सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से की जाती थी। हाँ, यहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी थे उसे हटा दिया गया और डायरेक्ट रैयत क्या करते थे, जो ये
लगान होते थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते थे। ओके, तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो आंसर एक और दो दोनों। ओके, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? नील विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ है ना 1859, 1859 में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालन नहीं करता? तो पशुपालन नहीं करता वो कौन सा है? बैगा। बैगा जो है ये पशुपालन नहीं करते, बाकी लवाड़िया, गद्दी, वन गुज्जर ये सभी क्या करते थे? पशुपालन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, क्या असर थे? है ना, और सत्य कथन का हमें चयन करना है। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, है ना। तो ये है ना, ऐसा नहीं है ना। तो वो है ना आदिवासी मुखिया थे, वो मुखिया रहे, है ना। और घुमंती काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, ये सही बात है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। ओके, नेक्स्ट है, आदिवासी विद्रोह दिए गए हैं और एक तरफ आदिवासी विद्रोह दिए गए, दूसरी तरफ वर्ष दिए गए, किस वर्ष हुआ, है ना, हमें इसका मिलान करना है। ओके, संथाल विद्रोह कब हुआ? ये 1855 में ही हुआ। ओके, कोल विद्रोह हुआ, है ना, ये भी 1931 में हुआ। ओके, अगर हम वर्ली विद्रोह की बात करें, है ना, तो ये वर्ली विद्रोह कब आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको 1940 में देखने को मिलेगा और बस्तर विद्रोह 1910 में देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। ओके, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह देते थे, है ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। ओके, नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि वह बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ऐसा डिसीजन लिया? तो ये लिया आपके लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? सत्य कथन का चयन करना है। ओके, तो यहाँ पे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, बिल्कुल। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसके प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे जी को फांसी किस दिन दी गई थी? ये दी गई थी आपको ये 8 अप्रैल 1857 को। ओके, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें, है ना। जो यहाँ पे बागी दिए गए हैं और यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं, है ना, किस क्षेत्र में वो बगावत कर रहे थे। ओके, नाना साहब, तो ये कानपुर से थे। ओके, विरजिस कादिर, विरजिस कादिर कहाँ से थे आपके? तो ये थे आपके लखनऊ से। रानी अवंतीबाई लोधी, ये कहाँ से थी? ये राजगढ़ से थी। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सत्य कथन का चयन करें, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी, बहादुर शाह जफर को, है ना, उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, है ना।
तो ऐसा नहीं है, उनको है ना उनकी पत्नी के साथ रंगून तो भेजा गया था। ओके, लेकिन उनकी मृत्यु 1861 में नहीं हुई थी। ओके, ये गलत कथन हो जाता है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बिल्कुल ये बात सही है आपके, है ना। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता छापामारी युद्ध करते रहे, है ना। ये भी बात सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए, है ना। क्या बदलाव इन्होंने किया, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया। बिल्कुल ये सही बात है। डलहौजी के व्यापक के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, उसे डलहौजी की, उसे खत्म कर दिया गया, है ना। ये भी बात सत्य है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। ये भी बात सत्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो ये किया गया था आपको विलियम जोन्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। ओके, मैकाले ने मिंट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया था। तो ये किया गया था आपको 1835 में। ओके, नेक्स्ट है, 1854 में वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ओके, है ना। वुड्स के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। बिल्कुल, वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल ये भी सही बात है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये भी सत्य बात है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, 1 2 3 सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। महात्मा गांधी का शिक्षा के संबंध में क्या विचार था, है ना, और सही कथन का यहाँ पे चयन करना है हमें। ओके, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल, उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। बिल्कुल ये भी सही बात है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेने ही शिक्षा नहीं होता है। ये भी सत्य बात है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना, यहाँ पे हमें बताना है। ओके, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। बिल्कुल ये सही बात है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये भी सत्य बात है, इसलिए शांति निकेतन का उन्होंने स्थापना किया। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का, है ना, सम्मिश्रण चाहते थे, है ना। ये दोनों का मिश्रण चाहते थे, है ना। ये भी बात सत्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट, सती शब्द का क्या अर्थ होता है। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। ओके, नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, यहाँ पे क्या, उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। बिल्कुल वो पक्ष में थे, है ना। राजा राम मोहन रॉय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में, है ना, कानून बनाने की मांग की। बिल्कुल नहीं, है ना, ये नहीं है ना। सती प्रथा रोकने की इन्होंने पुरजोर, है ना, अपना लगाया और इसमें वो सफल भी रहे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 कथन जो है ये सत्य है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार में पहल प्रारंभ
की। तो ये किया गया है आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही। ओके। नेक्स्ट है विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। ओके। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों और उनके क्षेत्र का मिलान करें। सुधारक हैं, यहाँ पे क्षेत्र है ना। पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कोलकाता में चाहते थे कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाए, है ना। ज्योतिबाई राव फुले, है ना, इनका मानना था कि, है ना, महाराष्ट्र में खोला जाए, है ना। मतलब ये महाराष्ट्र से जुड़ी थी तो महाराष्ट्र से ही। आर्य समाज कहाँ? तो आर्य समाज चाहता था पंजाब में, भोपाल की बेगम अलीगढ़ में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलनात्मक नाम की किताब प्रकाशित की। ओके, बिल्कुल सही बात है। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। संस्कृत की स्कॉलर थी, है ना, पंडिता रमाबाई। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया आपका 1929 में, 1929 में। ओके। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1840 में। ओके। नेक्स्ट है जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की थी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, पश्चिमी भारत में इन्होंने नहीं की थी सतनामी आंदोलन की, है ना। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। बिल्कुल ये सत्य बात है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बी केवल 2। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति है, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका श्री नारायण गुरु का। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबाई फुले ने किस वर्ष की थी? तो ये किया गया था आपको 1873 में। ओके। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो की गई थी वो 1867 में की गई थी। ओके। नेक्स्ट है भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आर्म्स एक्ट जो था भारत में वो कब पारित किया गया था? तो किया गया था 1878 में। ओके। नेक्स्ट इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ओके। यहाँ पे 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। ओके, बिल्कुल ये सही है ना। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास बिल्कुल नहीं। इसके माध्यम से जो इंडियन जजेज हैं उनको यूरोपियन लोगों के ऊपर ट्रायल का, है ना, जो अधिकार था वो दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक, केवल एक सत्य कथन है। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके। पहला है 1885 में देश भर में के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। बिल्कुल ये सत्य बात है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटेन में। सेनावृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी सही बात है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की जो मांग थी वो सबसे पहले गर्मपंथियों ने की थी। ओके। नेक्स्ट अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो इनका तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ये क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बंगाल चूंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है और इसका प्रशासन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ओके। 1917 में घटित रूसी क्रांति प्रमुख रूप से
कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो ये था आपका समाजवाद का विचार रूसी क्रांति से बाहर निकला। ओके, नेक्स्ट है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे, सत्य कथन का चयन करें। ओके, पहला कथन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। ओके, बिल्कुल सत्य बात है। 1917 की रूसी क्रांति हुई, ये भी एक बहुत बड़ा बात है, यहाँ समाजवाद निकल के सामने आया। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का विचार, ये भी सत्य है ना, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सत्य कथन का विचार चयन करें। ओके, पहला कथन यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, बिल्कुल ये सत्य बात है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, यहाँ पे हमें असहयोग आंदोलन के ऊपर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ, लेकिन दोनों एक साथ बाद में मिल गए थे। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, बिल्कुल आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है पंजाब के सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका बी, अंग्रेजों की सहायता में गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, है ना। पंजाब के सिखों के अकाली आंदोलन का यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। ओके, पहला कथन है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था 1929 में, है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि ये सुभाष चंद्र बोस के, है ना, अध्यक्षता में पारित किया नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस नहीं, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोनों कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। ओके, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या इन्होंने की थी, ये सत्य बात है। ओके, 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका इन्होंने, ये भी सत्य बात है। दोनों 2 और 3 सत्य है और एक गलत है, आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। पहला है 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, है ना। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ये सही बात है। 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान रखे गए। 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, बिल्कुल ये भी सही सत्य बात है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया गया था 1940 में। ओके, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, बिल्कुल ये सत्य बात है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी सत्य बात है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब
प्रारंभ किया गया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब शुरू किया था? तो ये था आपका 16 अगस्त 1946 को। ओके। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ओके। तो इसमें है ना, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। बिल्कुल, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। बिल्कुल, ये भी सत्य बात है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों 75 का सी, है ना। नेक्स्ट, फ्रांस के नेशनल असेंबली से संबंधित निम्नलिखित कथन और विचार कर सत्य कथन का चयन करें। ओके। यहाँ पे 1971 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ये सत्य है। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सत्य है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, केवल 1 और 2। ओके। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों और विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मार्सिले था। ओके, बिल्कुल ये सत्य है ना। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस में एक कुछ करते हुए गाया था, तो ये भी सत्य बात है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। ओके। नेक्स्ट है, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों और विचार करो, सत्य कथन का चयन करें। पहला है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। बिल्कुल। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। बिल्कुल, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, और सत्य कथन का चयन करें। ओके। यह घटना वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। ये गलत बात है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। ये आपका सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट है, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो ये थी आपकी डॉब्स योजना। ओके। तो यहाँ तक आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, है ना। इसमें क्लास 8 के सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे और क्लास 9 के सेक्शन 1 से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब यहाँ से करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जनवरी मंथ के हैं करंट अफेयर। ओके। पहला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 जारी, है ना, दिशा निर्देश जारी किया गया। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? तो यहाँ पे हमें बताना, तो ये कथन जो सही है, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल ये सही है ना। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना नहीं, है ना। इसका जो मेन उद्देश्य है ये है ना, ये है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके। और है ना, ऊपर दिए गए कथन कौन से सही है ये हमें बताना है। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसे ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। तो ये जो कथन है आपका, है ना, पहला कथन ये क्या है, सही है ना। दूसरा जो इसमें कथन है, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, ये गलत है। ओके। यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। बिल्कुल ये सही बात है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 2, आपका जो कथन है ये सही है ना। पहला और तीसरा कथन सही है,
दूसरा कथन गलत है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है यह हमें बताना है। ओके, भारतीय न्याय संहिता का धारा 106 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है, बिल्कुल, है ना। धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। नहीं, ये नहीं है ना। तो आपका हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये है आपका चावल। ओके, नेक्स्ट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है हमें बताना है। ओके, यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है, ये सत्य है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 86 का बी। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, है ना। कितने कथन सही है ये हमें बताना है। ओके, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द, है ना, का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय में प्रवेश पाने वाले शिक्षा छात्रों की संख्या से है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, गलत है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने की प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ये भी गलत है ना, ये कथन भी गलत है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस स्थिति को निर्धारित करने की और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देने की जिम्मेदारी रखता है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है, विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका बी, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, इसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये लिया गया है शेख हसीना जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है आपको पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट है, दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ओके, पहला है, यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों को परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये सही बात है। अधिनियम बाजार के सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये भी सत्य बात है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्ति देने से रोकता है, जिससे नागरिकों की गोपनीयता सुरक्षित रहती है।
ये गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल ये सत्य बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों का मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यापक व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में है। एक है, गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये सत्य है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट है ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। बिल्कुल सत्य बात है। डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। सत्य बात है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने, है ना, GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। निम्नलिखित पर विचार करें, है ना। और निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपरोक्त जलवायु परिस्थिति की आवश्यकता होती है, हमें बताना है। ओके, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है ना। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के लिए संवेदनशील है। यह है दाल। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है हमें बताना है। आई स्टीम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास, है ना, सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ओके, बिल्कुल ये सत्य बात है। आई स्टीम, है ना, द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याण पहल है जहां सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ये गलत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। आंसर हो जाएगा 1, केवल 1। बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित किया जा रहा है आपका ONGC के द्वारा। ओके, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया। तो ये किया है नासिक में, महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका विशाखापट्टनम में किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।